तो इसी को यूज करते एक बार फिर से इंस्ट्रूमेंट की बात भी कर लेते हैं। क्या किया आपकी बार, हमने यहाँ पर एक अमीटर ले लिया, बट यूज करने से पहले अगर हम कभी भी आपसे क्या अमीटर और वोल्टमीटर, जिसको लेटर ऑन स्टडी करेंगे, बट अगर यूज करें किस तरह से यूज करते हैं, तो अमीटर इसकी बात करें तो इसका रेजिस्टेंस बहुत 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 कम, और आइडियली इसका जो रेजिस्टेंस लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। और अगर कभी भी हम आपसे कहें यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर यूज करें, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत 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 ज़्यादा, लगभग इसकी बात करें तो यहाँ पर इन्फाइनाइट लेंगे, मतलब यूज करेंगे ओपन सर्किट की तरह। तो अमीटर कभी भी अगर आता है तो उस केस में वहाँ पर जहाँ अमीटर जुड़ा हुआ है उसको हम ट्रीट करेंगे शॉर्ट सर्किट, मतलब कनेक्टिंग वायर की तरह। और अगर वोल्टमीटर कहीं पर आता है तो उसको यूज करेंगे ओपन सर्किट की तरह। और फिर से सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो करंट जहाँ पर सॉल्व करनी है, मतलब जहाँ अमीटर लगा है वहाँ ज्ञात करके वही उसकी क्या कहलाएगा, पाठ्यांक कहलाएगा। और वोल्टमीटर जिन दो बिंदुओं के मध्य लगा है उनके मध्य विभवांतर जो होगा वही वोल्टमीटर का क्या कहलाएगा, रीडिंग कहलाएगी। तो वोल्टमीटर और अमीटर का यूज करते डिफाइन करवा सकते हैं। तो यही अभी आपसे कहा कर दीजिए और डिफाइन कीजिए। तो जैसे ही क्वेश्चन आए, मे बी अगर आपको लग रहा हो कॉम्प्लिकेशन, तो इसको रीड्रॉ करते हैं, बहुत ईजी से बन जाएगा। पहला बीच वाली ब्रांच बनाते हैं, तो ये बीच वाली ब्रांच जिसमें अमीटर लगाया किसकी तरह यूज कर लिया, शॉर्ट सर्किट। तो ये कितना था 2 ओम, और ये करंट हमने कितनी दिखा रखी है, इसी की वैल्यू पूछ रखी है, आई की वैल्यू, ये बना दिए। फिर इसके साथ ऊपर देखें ये 2 ओम इस 2 वोल्ट के साथ, तो इसको बस ऐसे करके ये बना दिया हमने 2 ओम, और इसके साथ बैटरी जो लगी है उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। फिर से यहाँ पर तीसरी बात करें, नीचे यहां से फिर से एक रेजिस्टेंस लगा कितना, 2 ओम, तो ये फिर से लगा दिए कितना रेजिस्टेंस, 2 ओम के बराबर। और उसके साथ फिर एक बैटरी लगा दी, जिस बैटरी को हमने लगाया उस बैटरी को फिर से कह दिया किसके बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें सॉल्व करना है, आंसर डिफाइन करना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, मीन्स इस आई का मान क्या होगा, तो यहां से फिर से देखा कितने नोड या जंक्शन मिले, एक ये रहा और दूसरा नोड या जंक्शन ये। इन दोनों में से किसी एक को रेफरेंस मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हमने इसको मान लेते हैं रेफरेंस, और इसको अगर रेफरेंस मान लें तो इसका जो विभव है वो विभव कितना लिख देंगे, 0 लिख दिया। और दूसरे बिंदु को उसका विभव मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, x के इक्वल। तो अब यहाँ पर माना कि इसमें करंट कितनी, I1, दूसरे में तो I लिखिए, और तीसरे में करंट I2 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ लिखा जा सकता है कितना, I1 प्लस I प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इस I1, I और I2 की वैल्यू एक बार ओरली से बोले लेते हैं। तो सबसे पहले I1 की बात करें, क्या होगा, यहां से चले x, यहां से आगे बढ़े, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ, लॉस, -2, रेफरेंस पे पहुंच गए। तो लिख सकते हैं यहां पर x -2 डिवाइडेड बाई प्रतिरोध 2, ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। दूसरा I की वैल्यू का जाए, यहां से फिर से यहां से x, कोई बैटरी नहीं है, सीधे रेफरेंस पे पहुंच गए, यानी कि फिर से लिख सकते x -0 यानी कि x, एंड डिवाइडेड बाई प्रतिरोध कितना, 2 लास्ट। फिर से यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर फिर से कहा जाए तो क्या हुआ, x यहाँ से चले हायर से लोअर जा रहे हैं, लॉस कितना हुआ, x -2, एंड प्रतिरोध फिर से कितना हो गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। जैसे इस समीकरण को सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा, और नेचुरल सी बात x का मान आ गया तो इस I का मान बराबर किसके हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 के। तो x का मान लिख देंगे, तो x डिवाइड बाई 2 अपने आप आंसर देगा धारा का, और जो धारा इस ब्रांच में प्रवाहित हो रही होगी वही यहाँ पर अमीटर का क्या कहलाएगी, रीडिंग कहलाएगी। देखते हैं, तो यही यहाँ पर सर्किट को यूज किया। फिर से सिंप्लीफाई करके हम इसको बना रहे हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियरली विजुलाइज हो जाए। तो ये आपसे का जो यहाँ पर यूज करते क्या किया, एक कोई रेजिस्टेंस था 2, यहाँ पर ये करंट थी कितनी, I, अगेन ये रेजिस्टेंस कितना था, ये यहाँ पर फिर से कहा जाए 2, और इसके साथ ये आपसे कहा जाए बैटरी जुड़ी थी जिसकी वैल्यू कितनी लिखी थी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 वोल्ट। फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और ये वाली बैटरी फिर कहा जाए जुड़ी है जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 वोल्ट। ये हमने आपसे कहा माना कि करंट I1 है, यहाँ करंट I, और यहाँ पर करंट हो गई I2। अब देखें फिर से
देखिए वही चीज फिर लिखिए I1 प्लस I प्लस I2 इक्वल टू 0। जैसे इसको लिखा, अब 1/1 वैल्यू लिख रहे हैं, तो I1 अगेन आपसे कहे लिखने के लिए यहाँ पर इसको क्या कर दिया रेफरेंस, तो रेफरेंस इसका विभव कितना 0 और इसका विभव कितना लिख दिया x। तो इस I1 का मान क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लिखा x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। दूसरा I का मान x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 x बाई 2 एंड लास्ट I2 का मान x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। x का मान सॉल्व किया और सॉल्व करते ही साथ आंसर आ गया कितना 4/3। और अगर x का मान 4/3 तो I बराबर लिख सकते कितना x डिवाइडेड बाई 2 4/3 डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर इज 2/3 एम्पियर के बराबर है। तो अमीटर अगर यूज करें तो उस केस में यहाँ पर कह सकते क्या होगा, तो जो यहाँ अमीटर है उसको शॉर्ट कर दीजिए अपने आप। यहाँ पर क्या होगा रीडिंग आ जाएगी उस ब्रांच से बहने वाली धारा बराबर होगा रीडिंग ऑफ अमीटर। और अगर यहाँ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वोल्ट मीटर जुड़ा होता तो उस वोल्ट मीटर को हम करते डिस्कनेक्ट, क्योंकि वो वर्क करता है किसकी तरह ओपन सर्किट, और उन दो बिंदुओं के मध्य विभांतर ही क्या कहलाता उस वोल्ट मीटर की रीडिंग आंसर दे देती है। बिल्कुल यहाँ पर यही चीज है। एक सिंपल सड़ा सा क्वेश्चन फिर एक यूज किया, सिंपल सड़ा सा इसलिए बोला कि अगर थोड़ा सा विजुलाइज करें तो नोड या जंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन कहीं किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विजुलाइजेशन की जरूरत है। तो एक बार विजुलाइजेशन की, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखा नोड जंक्शन दिखे और दनादन शुरू हो गए क्या लिखने पर यहाँ पर क्या KCL। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान दें सॉल्व ऐसे बुझाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, दो बैटरी ली, उनके साथ 4 प्रतिरोध जोड़ दिए, लेकिन पूछा क्या 4 ओम में धारा बताई। अब देखो यहाँ से ध्यान से, अगर हम सिर्फ बात करें 4 ओम में कोई KCL ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन का जे क्यों, एक बार सर्किट बनाते हैं। ये क्या लिखा है 10 वोल्ट, फिर यहाँ पर का जे ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है यहाँ पर कितना 6 वोल्ट। ये आपसे का जे यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगा है जिस रेजिस्टेंस का मान कितना है 4 ओम। बाकी सर्किट आंसर है यूजलेस है, बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इतना सर्किट बना दें तो इसमें 4 ओम जिसकी बात करें उसके अक्रॉस अगर हम आपसे कहें बताओ कितना विभांतर या कितना यहाँ विभव का पतन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक देख लें, और यहाँ से यहाँ तक जब हमने देखा तो यहाँ प्लस ये माइनस, तो ये कितना हो गया, अगर यहाँ से चल रहे तो एक तरह से क्या हुआ -10। और उसके बाद अगर हम आपसे कहें तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू +6, मतलब -10 एंड +6। तो इसके अक्रॉस कितना विभांतर आया, सिर्फ और सिर्फ 4 वोल्ट। एक बार फिर से देखें, ये अगर हम हायर और ये लोअर की बात करें तो यहाँ से ये 10 और ये 6, तो इसका मतलब ये नेगेटिव से क्या जुड़ा है, इसका नेगेटिव। तो यहाँ अगर लॉस होगा तो यहाँ गेन हुआ, तो 10 माइनस में 10 एंड प्लस में 6, तो कितना 4 आ गया। तो यही यहाँ पर का जो 4 वोल्ट का क्या हो रहा है, इसमें विभव का पतन हो रहा है। और अगर किसी विभव के पतन के कारण से किसी प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी हो तो I बराबर तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। 4 डिवाइड बाई 4 मतलब आंसर इज 1 एम्पियर के बराबर होगी। तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर किसी तरह की समीकरण लिखने की। यही हमने दिखाया है कि क्वेश्चन अगर कभी भी ऐसा है जिसमें कि किसी प्रतिरोध के अक्रॉस विभांतर डायरेक्टली ज्ञात हो तो KCL KVL किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज करेंगे बेसिक डेफिनेशन से डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। वही किया और वही यूज करते यहां से ये देखा क्या 10, इधर पे कितना है 6, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो विभव का पतन हो रहा है वो कितना हुआ 4 वोल्ट। और अगर इसके अक्रॉस यहाँ पर विभव पतन, तो ये आपसे का यहाँ पर विभव का पतन जो हुआ वो यहाँ पर आपसे बोला 4 वोल्ट है, तो I की वैल्यू आंसर है क्या हो गई, तो I की वैल्यू लिख सकते कितना V डिवाइडेड बाई R। और V डिवाइडेड बाई R, तो इसीलिए आंसर का जो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 4। सो द आंसर इज इक्वल टू कितना 1 एम्पियर के इक्वल होगा। सो आंसर इज 1 एम्पियर। तो सिंपल सी चीजें जिनकी बात कर रहे थे। एक बार लास्ट फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा यहाँ पर स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, और अब की बार हमने क्या पूछा है, इस बैटरी से निकलने वाली करंट पूछी, मतलब ये पूछी। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। स्टैंडर्ड बढ़ाने से मतलब नोड या जंक्शन जिनकी हम बात कर रहे थे,
अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम क्या ले रहे थे, दो ही ले रहे थे, और दो नोड या जंक्शन थे, तो एक को आप रेफरेंस ले लेते थे और दूसरे को यहां पर क्या कर देते थे, आप यहां पर कोई भी सिंबॉलिकली वैल्यू लिखकर इक्वेशन बनाते थे और एक ही जंक्शन की इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। बट अगर कभी भी नंबर ऑफ नोड्स दो से ज्यादा हो तो उस केस में एक तो रेफरेंस हो गया, लेकिन वहां पर फिर भी दो बच जाएंगे, तीन बच जाएंगे, यानी कि एक से ज्यादा बच जाएंगे, और वहां पर समीकरण भी क्या होंगी, एक से ज्यादा समीकरण लिखनी पड़ जाएंगे। वही यहां पर उदाहरण, डायग्राम को देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा कि हमने यहां पर क्या किया। तो यहां पर यूज करते हुए ये आपसे कहा जाए एक कोई सर्किट लिया, सिर्फ सर्किट को इस तरह से डिफाइन करें जिससे आपको नंबर ऑफ नोड आइडेंटिफाई हो। जिस सर्किट को हमने यहां पर यूज किया, यूज करते हुए आपसे कहा जाए यहां पर ये कोई बैटरी ले ली। अब ये कोई बैटरी ले ली, अब यहां से हमने यूज करना शुरू किया, नोड या जंक्शन की बात करें, सिर्फ नोड या जंक्शन डिफाइन करें, बाकी कुछ नहीं अभी। तो यूज करते पहला नोड ये दिखा, फिर यहां से दूसरा नोड ये दिखा, फिर यहां से तीसरा नोड ये दिखा, और फिर यहां से चौथा नोड ये दिखा। अब यहां पर नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो आपको भी दिख रहा है यहां पर क्या हो गया, 1 by 1। तो यहां से एक नोड देखो, दो से ज्यादा ब्रांच दिख रही है, एक ये दिख गया, दूसरा ये दिख गया, तीसरा ये दिख गया, चौथा ये। इनकेस आप यहां पर इसको रेफरेंस भी मान लें, तो इसको रेफरेंस मान लिया तो इसका विभव बराबर क्या लिख दिया, 0। ये 0 लिख गया, तो अगर इस बैटरी की सप्लाई यहां पर आपसे कहा जाए गिवन है, तो ये यहां पर इसका गेन हुआ तो इसकी वैल्यू भी आगे भी। बट अभी भी देखो यहां पर कितने नोड या जंक्शन बच गए, दो बच गए। यहां पर एक ये बच गया और एक ये, तो एक का अगर हम कहें विभव x लिख दिया, दूसरे का y लिख दिया, तो नेचुरल सी बात, दो जंक्शन है तो दो समीकरण लिखनी पड़ेंगी तब जाके सॉल्व होगा। तो यहां पर दो जंक्शन है तो दोनों के लिए धारा मान लेंगे यहां से I1 I2 I3 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 लिखेंगे। यहां से कहा जाए तो यहां पर भी यूज करते, फिर कहा जाए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 0, और दो समीकरण बनेंगी, दो अननोन है, सॉल्व करोगे तब x और y का मान आएगा। नेचुरली अगर x और y का मान आ गया तो किसी भी ब्रांच में अगर हम आपसे करंट सॉल्व करनी है, बाकी तो फिर हो ही जाएगा। तो कुल मिला के अब की बार स्ट्रेस किस बात पर दे रहे हैं, नंबर ऑफ नोड्स अगर क्वेश्चन में दो से ज्यादा हो तो उस केस में एक को रेफरेंस मान लोगे, तब भी नंबर ऑफ नोड्स यहां पर एक से ज्यादा बच जाएंगे। और समीकरण एक से ज्यादा किस तरह लिखते हैं ये देखें। तो ये आपसे कहा जाए यहां पर यूज करते हमने क्या किया, यहां पर फिर से आपसे कहा जाए यहां पर इसी को डिफाइन करें। तो एक बार डायग्राम यहां बना देते हैं। ये आपसे कहा जाए यहां पर डायग्राम यूज करते, ये यहां पर कुछ इस तरह से डायग्राम था। जिस डायग्राम को यूज किया, आपको अभी अभी डिफाइन किया था, वही चीज यहां पर फिर बना रहे हैं। तो ये आपसे बैटरी ले रखी थी, जिस बैटरी को यूज किया कुछ इस तरह जोड़ा था। ये हमने आपसे का मान लेते हैं क्या, रेफरेंस है, यानी कि इसका विभव बराबर कितना हुआ, 0। ये बैटरी किसके बराबर भी, तो इसका विभव ये भी आ गया अपने पास, इसको x मान लिया और इसको y, यही किया x और y। और उसके बाद आपसे कहा जाए जितने प्रतिरोध है 1 2 और यहां पर बाकी भी इसी तरह से, तो ये 1 ये 2 ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2। और अब आपके साथ फिर से एक बार समीकरण लिखकर देखते हैं, और ध्यान से, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ नोड्स क्या किए, अब की बार यहां पर अननोन की वैल्यू एक से ज्यादा, यानी कि समीकरण भी एक से ज्यादा यूज करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं, जैसे ही हमने कहा सॉल्व करने की बात, सबसे पहले किसके लिए लिख रहा है, इस नोड के लिए। तो इस नोड के लिए मान लिया यहां पर करंट I1, यहां से करंट I2 और यहां से करंट I3 है। ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल 1 by 1 चले। अब अगर हम कहें I1 की बात, समीकरण कहां से कहां लिखी जाती है, नोड टू नोड, क्योंकि ब्रांच का मतलब क्या होता है, नोड से नोड के बीच की जुड़ी हुई बात है। तो यहां से लेके यहां तक चले, तो यहां से चले तो इसका मतलब क्या हुआ, गेन कितने का, x का, और यहां पहुंचे तो क्या हो गया, v मिला, यानी कि लॉस हो गया। तो कितना, यहां से यहां तक कितना विभव का पतन हुआ, x माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई प्रतिरोध कितना, 1। तो ये लिखा है पहला x माइनस वी डिवाइड बाई 1। बात क्लियर। दूसरा फिर आपसे कहे यहां पर फिर से लिखते हैं समीकरण, इसकी लिखे, तो इसकी अगर लिखी तो यहां कितना है x, ये कितना है y, तो विभव पतन कितना हो गया, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई प्रतिरोध कितना लिखा है, 2, तो डिवाइड बाई 2। तीसरे वाले पार्ट में है तो यहां से फिर देखा कितना हो गया, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यही लिखा है तीसरा, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। समीकरण पर स्ट्रेस देना है, सॉल्यूशन बात की बात है।
तो जैसे हमने लिखने की बात यहां से फिर देखिएगा I1 क्या हो गया, x यहां से चल के यहां तक आए, ये ब्रांच खत्म हो गई, इसके बाद ये दूसरी ब्रांच कराएगी तो ब्रांच में लिखी आती करंट। तो यहां से यहां तक जैसे हम आए, यहां पर क्या हो गेन x का, और यहां आए तो ये क्या हो गया v मिल गया। इसके अंदर इन दोनों बिंदुओं की मध्य पतन कितना हो विभव का, x माइनस वी, तो ये लिखा x माइनस वी डिवाइडेड बाई प्रतिरोध कितना है 1। दूसरा फिर इसकी लिखा, तो यहां से यहां तक चले तो x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2, तो ये लिखा है x माइनस जीरो डिवाइड बाई 2। एंड लास्ट फिर से लिखा है यहां पर कितना, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो यही 1/1 यूज कर लिया। तो 1/1 यूज करते फिर लिखा। इस दूसरे के लिए फिर से हम बनाएंगे जिससे कि क्लियरिटी प्रॉपर है। यही डायग्राम फिर से बनाया जिससे कि दूसरी समीकरण भी अलग से बिल्कुल विजुलाइज हो, समझ में आए बात क्या है। ये यहां पर ये क्या था 0, ये क्या था ये कितना था y और ये कितना था x। फिर से यहां पर देखते हैं, अगेन यूज करते आपसे कहा जाए फिर से, अब की बार किस लिए लिख रहा है, दूसरे नोट्स के लिए लिख रहा है, और दूसरे नोट के लिए लिख रहा है। तो यहां पर फिर से मान लेते हैं, माना कि इससे धारा I1 आ रही, यहां पर I2 आ रही और यहां पर I3 आ रही। तो एक बार फिर से I1 I2 I3 की वैल्यू लिख रहे हैं, जबकि ये प्रतिरोध कितना है 2 के बराबर, ये भी कितना है 2 के बराबर और ये भी कितना है 2 के बराबर। तो देखिए फर्स्ट I1 की वैल्यू कहां से यहां चलना है। करंट हमेशा कहां से कहां जाती है, हायर से लोअर, यानी कि इसको हमने क्या माना हायर, इसको क्या माना लोअर। तो यहां से यहां तक विभव का पतन कितना हो गया, y माइनस वी डिवाइड बाई प्रतिरोध कितना 2 के बराबर, तो y माइनस वी डिवाइड बाई 2। फिर आए दूसरा इस I2 पर है, यहां से यहां जा रहे हैं, तो इसका मतलब हायर किसको मान रखा है y को, लोअर किसको x को, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एंड द लास्ट वन यहां पर I3 लिखा, तो ये लिख दिया y माइनस जीरो डिवाइड बाई 2, और इसी को यूज करते समीकरण 2 बना दी। तो काम की बात फिर हम आपसे कहें, ये नहीं है कि यहां पर सॉल्व कैसे करें समीकरण लिख कैसे रहे, वो है फिजिक्स, बाकी तो मैथमेटिक्स है जिससे कि आप सिंप्लीफाई करें। तो यहां पर फिर से देख लें, I1 क्या हुआ x माइनस वी डिवाइडेड बाई 1। दूसरा फिर यहां पर करंट x माइनस जीरो डिवाइड बाई 2, और यहां पर करंट क्या हो गई x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो पहला आ गया यहां पर क्या, फर्स्ट नोट की इक्वेशन। दूसरा यहां से कहा जाए, तो यहां से फिर से लिखा, तो यहां पर करंट की बात करें तो क्या लिख दिया वाई माइनस बी डिवाइड बाई 2। यहां से देख लें y माइनस बी डिवाइड बाई 2, यहां पर दूसरा y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और तीसरा y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। जैसे इसको लिखा समीकरण बनाई, दूसरी समीकरण बनी, और 1 और 2 को अगर सॉल्व कर दें तो x और y का मान, तो x का मान आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 11 वोल्ट, और y का मान अगर हम आपसे कहें तो आ गया 6 डिवाइडेड बाई 11 वोल्ट। ठीक, अब इसी को यूज करते सर्किट की बात करें जो बना रखा था वो देखते हैं। तो ये सर्किट यहां पर कहा जाए ये बनाया था, इस सर्किट की बात करते अब अगर हम आपसे कहें यहां पर जो बनाया था उस सर्किट में ये रेजिस्टेंस कितना था 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, और यहां आपसे का जो यूज करते आपसे का जो यहां पर क्या था, तो यहां पर फिर से ब्रांच से कनेक्ट था, और ये यहां पर का जो किसके बराबर लगी थी, बैटरी लगी थी ये वाली। ठीक, ये कितना था V, ये कितना था 0। अब हमने आपसे कहा यहां पर करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, यही था करंट की वैल्यू बतानी थी कितनी होगी। तो जैसे अब हमने यहां पर क्वेश्चन पूछा इस करंट की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो ये करंट यहां से कह सकते क्या होगी, तो यहां करंट अगर हम आपसे कहें सॉल्व करें तो x का मान कितना देखा था 7v डिवाइडेड बाई 11, तो इसका विभव आ गया, और ये दूसरे वाले पॉइंट का विभव कितना दिखा था 6v डिवाइडेड बाई 11, ये ना। तो अगर यहां से कहे I बराबर, तो ये करंट अगर यहां पर कहे I डैश और ये I डबल डैश है, तो इस I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I डैश प्लस ऑफ I डबल डैश, ये लिख सकते हैं। और इस I डैश और I डबल डैश की वैल्यू बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, कितनी जाएगी v माइनस 7v डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 1, और यहां से I डबल डैश क्या हो जाएगा v माइनस 6v डिवाइड बाई 11 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यही यहां पर यूज करते दोनों की दोनों जोड़ दें तो I बराबर क्या हो जाएगा I डैश प्लस I डबल डैश। सो v माइनस 7v डिवाइड बाई 11, तो ये कितना हो गया, दिस इज 4v डिवाइडेड बाई 11,
और यहां से यहां तक का जो है v माइनस 6b डिवाइड बाई 11, तो ये कितना हो गया, तो ये लिख सकते हैं 5b डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड बाई 11, तो ये आ गया यहाँ पर। और इसी को लिख दिया तो ये कितना हो गया 13b डिवाइड बाई 22, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 13b डिवाइडेड बाई 22। तो फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि यूज करते हुए आपसे कहे, मान लो इसमें करंट i डैश है, इसमें करंट i डबल डैश है, तो यहाँ पर i का मतलब क्या हो जाएगा, तो i मीन्स हो जाएगा कितना i डैश प्लस i डबल डैश। i डैश की वैल्यू क्या होगी, इस पहली ब्रांच में जो भी विभव पता है डिवाइड बाई प्रतिरोध कितना हुआ v माइनस 7b बाई 11 डिवाइडेड बाई 1, कितना आया 4b डिवाइड बाई 11। दूसरे में v डिवाइड बाई 6b बाई 11 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, तो जैसे लिखा 5b बाई 11 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 22, एलसीएम ले लिया 8 5 13, 13b डिवाइड बाई 22। तो आंसर हो गया जो आपने पूछा था उसका, तो कहा जाए कितना हो गया 13v डिवाइड बाई 22। इन केस अगर हम आपसे कहें कि इसी क्वेश्चन में हम आपसे कहते ये एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट ये है, मतलब बैटरी हटा देते, दो बिंदु ले लेते और इन बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा जाता, तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाता, तो आंसर हो जाता जो इन दो बिंदुओं के मध्य विभव पतन यानी कि v का मान है डिवाइड बाई i, वही यहां पर क्या हो जाता R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो v अपॉन i लिख दें तो यही चीज हो जाती 22 डिवाइड बाई 13 मतलब 1.69 ओम के। बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमने बताया, अभी जो टॉपिक चला था उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू, तो आंसर कितनी होगी 13b डिवाइड बाई 22, तो आंसर होगा 13b डिवाइड बाई 22। बात क्लियर। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और के साथ उसमें हमने डिफाइन किया किस तरह से हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को यूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जिसमें यूज करना सीधा सिंपल सा तरीका है, वहां पर नोड या जंक्शन पे कुल धारा इज इक्वल टू 0 लिखना है और उसी को यूज करते किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन करते हैं। इसी बात को यूज करते फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते किरचॉफ के सेकेंड लॉ की। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जिसकी बात करने जा रहे हैं उसको हम KVL भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और KVL जिसकी बात करने जा रहे हैं उसकी अगर डिफाइन करें तो क्या लिखा रहता है या उसकी डेफिनेशन क्या है, तो लिखा है किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग और प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों का योग का बीजगणित योग शून्य होता है। तो किसी भी अगर हम आपसे कहें यहाँ पर क्लोज लूप को लिया है तो उसमें जो भी यहाँ पर EMF यानी कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग होगा और प्रतिरोध जिनकी बात करें उनके मध्य विभवांतर का जो भी यहाँ पर बीजगणितीय योग होगा, दोनों का कुल योग बराबर शून्य होगा। दूसरे वे में ऐसे भी बोल सकते हैं इसी लॉ को बोलने की बात करें कि किसी भी क्लोज लूप की बात करें जहां से चले वहीं अगर आप वापस आ जाओगे तो इसका मतलब ना कोई आपको वहां पर गेन होगा और ना कोई आपको लॉस होगा। अर्थात जितना यहां पर सेल या बैटरी के कारण से आपको विद्युत वाहक बल मिलेगा उतना ही यहां पर प्रयोग किए गए प्रतिरोधों के मध्य विभव का पतन होगा। तो इसी को शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं क्या भाई, तो लिख सकते हैं यहां पर सिग्मा ऑफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ I इंटू आर, या सिग्मा ऑफ E प्लस सिग्मा ऑफ I इंटू आर इक्वल टू 0। तो अगेन सिंपल सी बात जो बोला है, जिस बिंदु से चले उसी बिंदु पर अगर हम लौट कर आ जाए तो इसका मतलब ना कोई विभव में हमें गेन होगा और ना ही कोई विभव में हमें लॉस होगा। अब इसी लॉस या गेन को जो इसको हमें लिखना है, इसी के लिए अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हम ओरली बोल दिए थे कि गेन पॉजिटिव लॉस नेगेटिव ये लेना है, बट अब रिटर्न में भी आपको दे रहा है कि किस तरह से यूज करना है। तो जब कभी भी हम परिपथ की बात करेंगे इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज यूज करेंगे, सेल या बैटरी, या फिर दूसरा हम यूज करेंगे प्रतिरोध। तो सेल या बैटरी जिसको हम यूज करेंगे उसके साथ यूज करेंगे प्रतिरोध को, और सेल या बैटरी जिसका हम यूज करते हैं उसी में किस तरह से साइन कन्वेंशन लेते हैं उसी बात को डिफाइन करें। तो यूज करते अगर हम आपसे कहें क्या यूज करने जा रहे हैं, सेल या बैटरी में साइन कन्वेंशन। जिस साइन कन्वेंशन की बात करने जा रहे हैं उसमें जब कभी भी आपको गेन होगा तो उसे हम यहां पर किससे लिखेंगे, प्लस साइन के साथ, और जब कभी भी हमें लॉस होगा तो हम वहां पर उसे किससे लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। तो गेन हमेशा लिखेंगे प्लस से और लॉस लिखेंगे किससे, माइनस से। और ऐसा करते हुए अगर हम आपसे कहें जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर लौट के आ जाए तो गेन प्लस लॉस इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0।
अब इसी में सबसे पहला हम क्या यूज करेंगे, किसी बैटरी या सेल को यूज करेंगे बैटरी या सेल, जिसको हम यहां पर जब कभी भी दर्शाते हैं तो उसमें हमेशा हमेशा दो टर्मिनल बनाते हैं। जिन दो टर्मिनल को हम बनाते हैं उनमें से एक टर्मिनल छोटा बनाते हैं और दूसरा टर्मिनल बड़ा बनाते हैं। छोटे टर्मिनल का मतलब निम्न विभव और बड़े टर्मिनल का मतलब उच्च विभव होता है, और इन्हीं के बीच का जो यहाँ पर विभवांतर होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर अब आपसे कहा जाए एक कोई सेल या बैटरी है जिसका ईएमएफ ई के इक्वल ही है, ई के इक्वल, तो यहां पर अगर आपसे बोला जाए ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ये आपके चलने का डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये आपके चलने का डायरेक्शन है। तो अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल से हायर पर जा रहा है, मींस आपको क्या होगा, गेन होगा, और गेन होगा तो उस केस में इसको विद साइन कन्वेंशन किससे लिखोगे, प्लस से। तो ये लिखा है प्लस ऑफ ई। फिर हम आपसे कहें इसी का रिवर्स, अगर कभी भी हम आपसे कहें यहां पर आप ए से बी जा रहे हो लेकिन उस समय बैटरी जिसकी बात करें कुछ इस तरह से कनेक्ट, दोनों में अंतर देखिएगा, यहां पर पहले छोटा आया था फिर बाद में बड़ा आया था, बट पहले बड़ा अब छोटा, यानी कि एक तरह से हायर से किस पर जा रहा है, लोअर पर, और हायर से लोअर पर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस। लॉस मतलब माइनस में, तो यही यहां पर विद साइन कन्वेंशन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ई। ठीक, तो बैटरी से दो ही तरह से यूज होगी, या तो आप हायर से लोअर पर जाओगे या लोअर से हायर पर। तो जब भी कभी गेन होगा तो उसे लिख दोगे प्लस से, लॉस होगा तो उसे लिखोगे माइनस से। फिर आते हैं यही चीज यूज करते प्रतिरोध की बात की जाए। मान लेते हैं कोई प्रतिरोध है जिसका मान कितना है, आर। अब आपसे कहे धारा की दिशा कहां है, ए से बी की तरफ। आप भी समीकरण लिखते समय कहां से कहां की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ, अर्थात आपके यहां पर चलने की दिशा और साथ के साथ धारा की दिशा एक समान। तो उस केस में यहां पर जैसे हमने इसको बनाया, आप सबको पता है धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, तो ये यहां पर क्या हो गया, धनात्मक, ये क्या हो गया, ऋणात्मक। अब ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो धनात्मक से ऋणात्मक पे जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, लॉस। लॉस, तो इसका मतलब इसी को लिखेंगे क्या, माइनस साइन से। और प्रतिरोध में विभव पतन का मान किसके बराबर होगा, आई मल्टीप्लाइड बाई आर के। तो ये लिखा माइनस ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई आर। दूसरा फिर देखिए, इनकेस अगर हम आपसे कहें यहां पर आपके चलने की दिशा अर्थात समीकरण को बनाते समय आपके मूवमेंट का डायरेक्शन और धारा की दिशा विपरीत हो, तो यहां देखिए, तो अगर आपसे कहे ए से बी जा रहा है लेकिन धारा की दिशा विपरीत है, तो धारा अगेन आपसे कहे कहां, हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव। और आप इस तरफ गए तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, गेन, और गेन हुआ तो क्या लिखोगे, प्लस ऑफ आई आर। बात क्लियर, प्लस ऑफ आई आर। यही चीज यहां पर वर्ड्स में लिखिए, क्या, जब सेल के अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं तो उस केस में यहां पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेते हैं, तो नेचुरल सी बात यहां पर पॉजिटिव लेंगे, और रिवर्स कर दें तो क्या लेंगे, नेगेटिव। जबकि यहां प्रतिरोध की बात करें तो धारा की दिशा में अगर चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर अगर आप प्रतिरोध लोगे तो उस केस में आई आर को हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। आई आर को किस में लेंगे, माइनस में। एक बार देख भी लेते हैं, सपोज यहां पर एक बिंदु लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब हम आपसे क्या, किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज कीजिए। तो लिखना स्टार्ट करें उससे पहले याद रखना है हमेशा किस में लिखते हैं, क्लोज लूप में। तो ए से चलेंगे तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए। तो अगर लिखा जाए सिंबॉलिकली तो जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर लौट के, तो ए बी सी डी ए, इस लूप को ले रहे। अगेन चलना स्टार्ट किया, ए से बी चले, टक 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 यहां है, तो इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, क्या हुआ, गेन, गेन, तो इसीलिए लिखा है क्या, प्लस ऑफ B1। क्लियर। फिर यहां पर आए तो यहां पर फिर से कहे बी से सी आ रहा है, बी से सी, यहां पर आपके चलने की दिशा और इस प्रतिरोध में धारा के प्रवाह की दिशा क्या है, एक समान है, किसमें लिखना है, माइनस में। तो ये लिखा है माइनस ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई R1। फिर यहां पर चले C से D की तरफ, C से D की तरफ, जैसे हमने कहा C से D की तरफ गए, अब क्या हुआ, पॉजिटिव से कहां गए, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, लॉस हुआ, माइनस में लिखा, तो यही देखिए माइनस में लिखा। एंड लास्ट
फिर हम आपसे कहें यहाँ पर आप जा रहे हैं कहां पर, डी से ए की तरफ, साथ के साथ यह धारा की दिशा भी क्या दिख रही है, डी से ए की तरफ। आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा एक समान है। अगेन लॉस हुआ कितना, माइनस ऑफ आई इंटू आर टू इक्वल टू 0। तो यूज करते हुए जहां से चले वहीं पर चूंकि लौट कर आ गए तो इसीलिए इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। तो तरीका सिंपल सा है और उसी सिंपल से तरीके के लिए साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। बैटरी के केस में निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि आपसे का जाए गेन, पॉजिटिव से नेगेटिव लॉस। अगर प्रतिरोध है तो आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम तो माइनस आई आर, और अगर धारा और आपके चलने की दिशा विपरीत तो प्लस ऑफ आई आर यूज करेंगे। तो ये तरीका होगा यहाँ पर किरचॉफ के सेकंड लॉ को प्रयोग करने का, जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पर, किसी बंद परिपथ में। जिस समय हम बात करते हैं उस समय टोटल गेन प्लस टोटल लॉस इज इक्वल टू 0 होता है। और इसी को समझने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, जिसमें कि दो हमने कोई यहाँ पर सेल और दो रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए, और कनेक्ट करते हुए अब हम यहाँ पर इस पॉइंट ए से स्टार्ट करें और इसी पॉइंट ए पर यहाँ रिवॉल्व करते हुए वापस लौट के आएंगे। तो अगर हम कहें ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो एक क्लोज लूप ए बी सी डी ए की बात करें और यूज करते हुए यहाँ पर अब किरचॉफ के सेकंड लॉ को डिफाइन करने जा रहे हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसके अकॉर्डिंग जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर अगर वापस लौट कर आए तो उस केस में किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं ये देखते हैं। यूज करते समय फिर से एक बार पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप केवीएल का यूज करें, यूज करते समय अगर कोई सेल मिलता है जिस सेल के लोअर टर्मिनल से हायर पर जा रहे हैं, गेन होगा प्लस से लिखोगे। अगर हायर से लोअर पर जा रहे हैं लॉस होगा माइनस में लिखोगे। सेम द केस अगर किसी रेजिस्टेंस में कोई करंट आई एम्पियर फ्लो करे तो उस केस में अगर करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो माइनस में आई इंटू आर, और अगर आपके मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो प्लस ऑफ आई आर यूज करेंगे। कैसे ये देखते हैं। तो इस क्लोज लूप लिया, क्लोज लूप का मतलब जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर लौट के आ रहे हैं, तो ए से चले ए पर ही लौट के आएंगे। और इसी को यहाँ पर यूज करने के लिए मान लेते हैं इस ए पॉइंट पर जिसकी बात करें ए बिंदु का विभव बराबर हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू यहाँ पर बी सफिक्स ए के बराबर है। अब स्टार्ट किया, यहां से चले तो यहां से चले इसका हमें क्या मिला, यहां पर पोटेंशियल मिला वी सफिक्स ए लिख दिया। फिर उसके बाद अगर हम आपसे कहें यहां पर करंट की वैल्यू आई के इक्वल है तो करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, माइनस में आई मल्टीप्लाइड बाई R1। फिर आया आगे बैटरी मिली, जिस बैटरी की बात की जाए उसके हायर से लोअर पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या लिखें, माइनस ऑफ ये लिख दिया V2। फिर आगे बढ़े तो फिर से कहा जाए यहां पर क्या मिला, ये रेजिस्टेंस मिला। जिस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन अगेन क्या है, सेम, तो लिख दिया फिर से माइनस आई इंटू R2 एंड अगेन। फिर आगे बढ़े बैटरी मिली, जिस बैटरी में हम कहां से कहा जाए नेगेटिव से पॉजिटिव इसलिए प्लस ऑफ B1, और फिर से यहां पर ए पर पहुंच गए। दैट मीन्स इक्वल टू कितना जाएगा, वी सफिक्स ए के। बट जैसे लिखा ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अगर कैंसिल हो गया तो उस केस में कह सकते हैं यहां पर जो इक्वेशन मिली कितनी मिली, माइनस ऑफ आई R1 माइनस ऑफ V2 माइनस ऑफ आई R2 प्लस ऑफ B1 इज इक्वल टू 0। यही लिख दिया यहां पर। तो यूज करते B1 माइनस V2 माइनस आई R1 माइनस आई R2 इक्वल टू 0। मतलब नेक्स्ट टाइम कभी भी हमें कहीं पर भी KVL यानी कि किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करना है तो हम एक क्लोज लूप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी हमने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर क्या किया, ए का विभव मान लिया था, बट अब कुछ मानना नहीं है क्योंकि आपको देखिए वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लोज लूप सिलेक्ट करते हुए वहां पर उस पॉइंट से चलते हुए उसी पॉइंट पर वापस आएंगे और चलते समय बैटरी या फिर रेजिस्टेंस जो भी मिले अकॉर्डिंग टू दैट लॉस गेन जो भी है लिखते चलेंगे एंड लास्ट में इक्वल टू कितना लिख देंगे, 0। तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी परिपथ के अंदर वहां प्रयोग की गई बैटरी
और रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा, इनके बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग की और बोला, एक कोई यहाँ पर सर्किट दे रखा है, जिस सर्किट में एक कोई यहाँ पर बिंदु दे रखा है ए और दूसरा बिंदु दे रखा है बी, और इन दो बिंदुओं के मध्य आपसे का जब विभवांतर ज्ञात करें। तो जैसे हमने आपसे का ज्ञात कीजिए यहाँ पर इनके बीच का विभवांतर क्या होगा। तो मान लेते हैं इस ए पॉइंट की जिसकी बात करें, इस ए पॉइंट का विभव यहाँ पर v सफिक्स ए और दूसरा बिंदु बी का इसका विभव यहाँ पर मान लिया इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू मान लेते हैं v सफिक्स बी ए। तो ये मान लिया v सफिक्स बी ए, और अब इस a से b तक चलना स्टार्ट करते हैं। और चलना स्टार्ट करते हैं का मतलब जैसे हम समीकरण लिखेंगे उस समीकरण को लिखते हुए यहाँ आपसे का जो यूज करेंगे गेन प्लस में और लॉस माइनस में। देखते हैं सबसे पहले यहाँ से चले a से, तो a से चले तो यहाँ पर a बिंदु इसका विभव कितना है v सफिक्स a, यानी कि आपको क्या है एक विभव मिला जिसकी वैल्यू ये थी, मिला इसका मतलब गेन हुआ, लिख दिया किससे प्लस से। फिर आगे बढ़े, आपके जाने का डायरेक्शन और यहाँ पर धारा की दिशा एक समान है, मतलब क्या हुआ लॉस, मीन्स माइनस में कितना I मल्टीप्लाइड बाई आर, I 3 मल्टीप्लाइड बाई आर मीन्स 2। फिर उसके बाद आगे बढ़े, क्या मिली यहाँ पर एक बैटरी मिली जिसमें कि कहाँ जा रहा है हायर से लोअर, मतलब क्या हुआ लॉस कितने का 3 वोल्ट का, तो लिख दिया -3। फिर उसके बाद फिर से कहा जाए एक प्रतिरोध मिला जिसमें कि फिर से धारा का मान वही है और आपकी दिशा और धारा की दिशा एक समान है, लॉस कितना माइनस में I मल्टीप्लाइड बाई आर, ये लिख दिया I मल्टीप्लाइड बाई आर। उसके बाद फिर एक बैटरी मिली जिसमें कि आप कहाँ लोअर से हायर जा रहे हैं, गेन हुआ कितना +3। फिर उसके बाद एक प्रतिरोध मिला जिस प्रतिरोध की बात की जाए उसकी बात करते हुए फिर कह सकते हैं क्या हुआ धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा सेम है, लॉस माइनस I मल्टीप्लाइड बाई आर। लास्ट फिर यहाँ पर आपसे कहे बैटरी मिली जिसमें कहाँ जा रहे हैं आप लोअर से हायर पर जा रहे हैं, मीन्स लॉस हुआ -6। बी पर पहुंच गए तो लिख सकते इक्वल टू बी सफिक्स बी या फिर -b सफिक्स बी इक्वल टू 0, एक ही बात है। और इस समीकरण को यूज करते आप बिल्कुल दिख रहा है सॉल्व कर सकते हैं इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान। तो इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो एक सिंपल से एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो यूज करते अगर हम आपसे कहें यहाँ पर जिस समय बात की जाए यहाँ सॉल्व करने की बात की जाए बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से चले तो ये क्या लिखा, तो ये लिखा यहाँ पर +v सफिक्स a। फिर कहा जाए यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला I मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस में, फिर एक क्या मिली सेल या बैटरी मिली, सो इसीलिए लिखा -3। फिर एक रेजिस्टेंस मिला जिसमें आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या थी सेम, तो ये लिखा है -I मल्टीप्लाइड बाई आर। फिर एक बैटरी मिली तो इसका मतलब गेन हुआ +3 एंड नेक्स्ट फिर रेजिस्टेंस -IR एंड फिर बैटरी -6 इज इक्वल टू b सफिक्स b। और यही सॉल्व किया और आंसर का जाए तो आंसर सॉल्व करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना जाएगा 30 वोल्ट के बराबर होगा। तो एप्लीकेशन जिसकी बात करें अब KBL की बात करते हुए यही चीज हम डिफाइन करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं A और C के बीच में। तो अभी अभी जैसे A और D के बीच में सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट फिर देख रहे हैं A और C के बीच में। तो ये रहा पॉइंट A और ये पॉइंट है कौन सा C। इन दो पॉइंट्स को जिनकी बात करें इनके बीच में फिर से सॉल्व करते विभवांतर का मान क्या होगा। तो अगेन मान लेते हैं इस A पॉइंट और इस C पॉइंट का विभव b सफिक्स A और b सफिक्स C है। स्टार्ट करें यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करते O तक जाएंगे और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर C पर आएंगे। तो फिर से A से स्टार्ट किया, इसका तो आपको विभव मिला मतलब गेन हुआ, तो लिख दिया +v सफिक्स A। आगे बढ़े नेक्स्ट बैटरी मिली कहाँ हायर से लोअर पर जा रहे हैं, मीन्स लॉस हुआ कितने का -2। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस मिला जिसमें धारा की दिशा और साथ के साथ यहाँ पर आपके चलने की दिशा क्या है सेम, लॉस -I मल्टीप्लाइड बाई आर, तो I 2 और R कितना 3। फिर उसके बाद बैटरी मिली
निम्न विभव से उच्च विभव पर जा रहा है, तो उस केस में लिख सकते हैं कितना हो गया +3। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिला जिसमें धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा सेम है, -I मल्टीप्लाइड बाई R। देन फिर हम पहुंच गए O पर, O से फिर जा रहे हैं C पर, तो O से चले C की तरफ। अगेन बैटरी मिली, हायर से लोअर लॉस हुआ कितना 6 का, ये लिख दिया 6। फिर आपसे कहा जाए यहाँ पर धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा सेम, लॉस -I मल्टीप्लाइड बाई R कितना 5। करिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या मिली बैटरी, हायर से लोअर पर जा रहा है, इसका मतलब कितना हो गया -5। नेक्स्ट 6 ओम का रेजिस्टेंस, उसमें करंट का डायरेक्शन आपका डायरेक्शन क्या है सेम, तो ये गया -I मल्टीप्लाइड बाई R। जैसे इस पर पहुंचे यानी कि C पर पहुंच गए तो लिख सकते C का विभव के बराबर होगा। फिर से सॉल्व करा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से इसी बात को देख लेते हैं। लास्ट किस किस पॉइंट के बीच में, C और D के साथ, ये था पॉइंट C और ये पॉइंट है D। तो एक लास्ट बार यहाँ पर रिटर्न में भी आपके पास आ गया और साथ के साथ 1 by 1 वर्कआउट कर ले रहे हैं। तो अब की बार कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ C से D पर। तो पहले C से जाएंगे O पर और फिर जाएंगे कहाँ पर D पर। तो स्टार्ट किए, सबसे पहले यहाँ पर C बिंदु पर आए, विभव मिला, इसका मतलब आपको क्या होगा गेन, तो +V∗C। अब आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है, विपरीत है, इसका मतलब क्या हुआ गेन, कितना 6 × 6 दैट मीन्स 36। फिर आगे बढ़े, बैटरी मिली, कहाँ से कहाँ जा रहे, लोअर से हायर, गेन हुआ, गेन कितना हुआ 5 का, तो ये लिख दिया 5। फिर उसके बाद मिला रेजिस्टेंस, अगेन धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा क्या है, विपरीत, मतलब प्लस में, कितना I × R, 6 × 5 मतलब कितना हो गया 30। नेक्स्ट बैटरी मिली, लोअर से हायर जा रहे हैं, मतलब गेन हुआ कितने का 6 का, तो +6। पहुंच गए ऊपर पहुंचने के बाद अब मिली एक बैटरी, कितनी मिली 4 वोल्ट की, तो इसीलिए यहां पर बोल सकते हैं 4 वोल्ट की बैटरी, तो +4, तो ये लिखा है +4। अगेन फिर आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या मिला रेजिस्टेंस, आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है सेम, लॉस हुआ कितना I मल्टीप्लाइड बाई R, I × R का मतलब कितना हो गया 3 × 4 मीन्स 12। नेक्स्ट बैटरी मिली, प्लस से माइनस पे जाए, लॉस -3। और फिर एक बैटरी मिली, माइनस से प्लस पे यानी कि +6, D पर पहुंच गए यानी कि D के विभव के बराबर। तो C और D के बीच का विभवांतर सॉल्व करके वैल्यू डिफाइन की जा सकती है। सो इजी सा टास्क है जिसको यहाँ पर आपसे कहा जाए परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका बताया किस तरह से हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। अब आते हैं प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स पर, किस तरह से हम किरचॉफ के सेकंड लॉ का प्रयोग करते हैं। और उसी को यूज करने के लिए फिर से एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। यहाँ आपसे बोला गया दो कोई यहाँ पर सेल लिए गए जिनसे 3 प्रतिरोध को हमने जोड़ दिया, और उसके बाद अब हमने आपसे बुलाए बताइए यहाँ पर जितनी भी शाखाएं उन सब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। जैसे ही क्वेश्चन आए, अब सबसे पहले हम आपसे क्या करें, तो सबसे पहले जो आपके दिल में आए वो उतनी धारा अज्यूम कर लीजिए। मतलब अज्यूम कर लीजिए से मतलब ये कि हमने इसी सर्किट को यहाँ पर फिर से बना रहे हैं और साथ के साथ आपके साथ ही इक्वेशन लिखेंगे। तो ये जो सर्किट जिसकी बात करें यहाँ पर यूज करते आपसे कहा जाए कुछ इस तरह से। अब इस सर्किट में देखिए ये रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम के बराबर, ये कितना हो गया 4 ओम के बराबर, ये कितना है 2 ओम के बराबर, ये कह सकते हैं कितनी 2 वोल्ट के बराबर, और ये कहा जाए कितनी 3 वोल्ट के बराबर। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी सर्किट दे रखा है उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब सिंबॉलिकली I1 I2 I3 जो भी आपको अज्यूम करना वो अज्यूम कर लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लेते हैं यहां से कोई करंट स्टार्ट हुई समथिंग कुछ I1, ठीक है ना, यहां से कोई करंट स्टार्ट हुई I1। अब ये I1 करंट यहां पहुंची तो ये रहा यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है एक नोड या जंक्शन मिला, इसका मतलब करंट यानी कि धारा 2 भागों में क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। यहां अगर हम आपसे कहें मान लेते हैं इस करंट का मान I2 के बराबर है, तो यहां आपसे कह सकते यूज करते फिर आगे कहा जाए तो यहां से I1 आ रही थी,
और यहाँ पर उसका I2 भाग चला गया, तो इस वाले भाग में का जो कितनी करंट बची, I1 माइनस ऑफ I2, यही आ जाएगी। और यहाँ से फिर आई, तो यहाँ से I2 और I1 माइनस I2 मिलके फिर से यहाँ पर कितनी जाएगी, I1। इसका मतलब पूरे की पूरी जो हमने यहाँ डायग्राम यूज किया उसमें ले दे के अननोन के नाम पर सिर्फ दो ही अननोन है, I1 I2। और I1 I2 अगर सॉल्व करें तो इस ब्रांच में आंसर हो जाएगा धारा का मान I1, इस ब्रांच में धारा का मान हो जाएगा I2 और इस ब्रांच में धारा का मान हो जाएगा I1 माइनस I2। और इसी को यूज करते अब यहाँ पर KVL यूज करें, तो ये हमने ले लिए कोई पॉइंट A B C D E और ये बिंदु ले लिया F। ध्यान रखना है KVL यूज करते क्या, क्लोज लूप में, तो कोई भी क्लोज लूप से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पहला लूप लिया A B C D A, तो A से चलेंगे, A पर ही वापस लौट कर आएंगे। स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से बोला उसी तरह से वर्क कीजिएगा। A से जा रहे हैं कहाँ, B पर। अब A से B पर गए तो A से B पर जा रहे हैं, तो A से B की तरफ जैसे ही चले सबसे पहले क्या मिली, बैटरी। इस बैटरी में आप कहाँ जा रहे हैं, हायर से लोअर, मतलब लॉस हुआ कितने का, माइनस ऑफ 2। फिर आगे बढ़े, फिर हमें मिला एक प्रतिरोध 2 ओम, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I1 माइनस I2। और धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा क्या है, सेम, अर्थात यूज करेंगे यहाँ पर क्या, माइनस साइन। तो ये लिख दिया माइनस ऑफ I मल्टीप्लाइड बाई R। I मीन्स I1 माइनस I2, R मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, फिर हम आए B से C की तरफ, कोई भी लॉस या गेन नहीं, क्योंकि ना ही कोई बैटरी है ना ही कोई रेजिस्टेंस है। आगे बढ़े, C से D पर आए, आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है, विपरीत, मतलब किस में लिखे हैं, प्लस में। प्लस में I इंटू आर, I कितना है I2, R कितना है 4 के इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद आए कहां पर, D से A पर, ना कोई लॉस ना कोई गेन, जहां से चले वहीं वापस आ गए, यानी कि इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। एक समीकरण बन जाएगी। फिर दूसरी बार एक बार और लिखते हैं, एक बार फिर से कहा जाए, D C F E D, तो अननोन है, दो ही समीकरण चाहिए होगी। तो एक बार फिर से लिखते हैं यहां पर समीकरण को, तो देखें यहां पर D से C गए, D से C, आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है, सेम, अर्थात क्या होगा, लॉस कितना, I इंटू आर, तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाई R मीन्स कितना हो गया, 4। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद गए C से F पर, ना कोई लॉस ना कोई गेन, खत्म कहानी। फिर उसके बाद F से E की तरफ, सबसे पहले मिला प्रतिरोध, आपकी दिशा और धारा की दिशा क्या है, सेम, लिख सकते हैं माइनस ऑफ I मल्टीप्लाइड बाई R, तो I मीन्स कितना हो गया, I1 मल्टीप्लाइड बाई R के अंदर कितना, 3। देन उसके बाद मिली एक बैटरी, कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या हो, गेन, गेन कितने का, 3 वोल्ट का, ये हो गया। देन उसके बाद फिर गए E से D, ना कोई लॉस ना कोई गेन, जहां से चले वहीं वापस, यानी कि इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। दो समीकरण, दो अननोन, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और अभी फिर से रिवाइज कर लेंगे क्या करेंगे। बट इसी को यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन दिया, अगर आपके दिमाग में आया हो कि भाई इसको तो हम KCL से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर एक नोड ये है और दूसरा नोड ये है, इसको रेफरेंस मान लें और इसका पोटेंशियल कुछ XYZ कुछ भी मान लें, और उसके बाद I1 I2 I3 धारा लिखते हुए समीकरण लिख दें, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 और सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। क्योंकि आपसे बोला था KCL, वो तो यूज कर ही सकते, धारा ज्ञात करनी हो, विभव या विभवांतर ज्ञात करना हो, चलेगा। तो बस प्रैक्टिस करें KVL की, इसलिए KVL यूज किया है। बाकी आप KCL में कंफर्टेबल हैं, आप ऑलवेज यूज कीजिए KCL, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यूज करते KCL भी यूज कर सकते हैं और KVL भी। तो बट अभी KVL की एक बार और बात कर लें और फिर देख लें, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर यूज करते वही बात करें, करंट किस तरह से सॉल्व की थी, मतलब KVL की प्रैक्टिस करें। तो ये लिया यहाँ पर फिर से यूज करते, मान लिया इसमें से करंट I1 बाहर आई, तो I1 करंट यहाँ से आगे कंटिन्यू, यहाँ पर अगर ये I2 चलेगी तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहाँ से कितनी जाएगी, I1 माइनस I2, ये लिखा है। और अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर दो अननोन है, तो
पक्की बात है सॉल्व करने के लिए दो समीकरण चाहिए। तो वो दो समीकरण लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते, इस लूप 1 में लिख रहे हैं समीकरण और फिर यहाँ पर लूप 2 में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें लूप 1 की, तो स्टार्ट किए यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर क्या मिली, एक बैटरी मिली, कितनी 2 वोल्ट की, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है यानी कि +2। फिर यहाँ पर आए, ना कोई लॉस ना कोई गेन। फिर यहाँ से आए तो एक क्या मिला, 4 ओम का रेजिस्टेंस। आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है, सेम, इसका मतलब माइनस साइन। तो ये लिखा -4 मल्टीप्लाइड बाई I1 - I2। अगेन यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ फिर से आए, यहाँ से यहाँ तक ना कोई लॉस ना कोई गेन। फिर एक मिला क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है, सेम। तो इसीलिए लिखा है -2I1 = 0। यहाँ से चले वहीं वापस आ गए =0। इसी को सॉल्व करते, 4I1 2I1 6I1 और ये 4I2। तो यहाँ 2 कैंसिल कर दिया, तो पहली समीकरण क्या गई, 3I1 -2I2 = 1। फिर से दूसरी बार, एक बार फिर से यहाँ पर इस लूप में समीकरण लिख रहे हैं और फिर से यहाँ पर समीकरण लिखते हुए फिर डिफाइन है। तो यहाँ से चलते हुए वापस यहाँ से फिर आएंगे। तो यहाँ से चले, सबसे पहले बैटरी मिली, हायर से लोअर मतलब क्या हुआ, लॉस -3। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस मिला, आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा सेम है। तो ये लिखा है -3 मल्टीप्लाइड बाई I2। आगे यहाँ पर आए और यहाँ से जब यहाँ गए तो आपको देखा यहाँ पर धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा क्या है, विपरीत, मतलब क्या यूज करें, प्लस साइन। तो ये लिखा यहाँ पर देखें प्लस साइन। 4 मल्टीप्लाइड बाई धारा कितनी है, I1 - I2। अगेन यहाँ से यहाँ तक ना कोई लॉस ना कोई गेन, यहाँ से चले वहीं वापस =0। यही यहाँ पर सॉल्व किया तो ये यहाँ से कह सकते हैं, यूज करते 4I2 3I2 7I2 गए और ये 4I1 ये -3 एज इट इज। इस -3 को इस तरफ ले गए तो ये समीकरण आ गई कितनी, तो लिख सकते 4I1 -7I2 = कितना, 3। अब आपको भी दिख रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 में दो अननोन है, दो समीकरण बनी है। तो इनको सॉल्व करें तो बिल्कुल दिख रहा है समीकरण 1 और 2, इनमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जैसे हमने ऊपर वाली नीचे वाली समीकरण में न्यूमेरिकल संख्या का गुणा करके आपस में यहाँ पर इक्वेट करते हैं, यहाँ देखा तो पहला आंसर I2 बराबर कितना गया, -5 डिवाइडेड बाई 13 और इसको यहाँ रख दिया तो I1 का मान कितना गया, 1 डिवाइडेड बाई 30। माइनस साइन, इसकी बात करें तो माइनस साइन शुरुआत में ही बताया था, सिर्फ ये दर्शाता है कि आपने जो यहाँ पर धारा की दिशा मानी, वो धारा की दिशा आपने जो मानी उसकी क्या है, वास्तविकता में विपरीत है। तो ये रही। बाकी आपने जैसे ही I1 I2 सॉल्व किया, 1 बाई 1 ब्रांचेज में करंट कहा जाए तो इस पहली ब्रांच में करंट I1 आंसर कितनी हो गई, 1 डिवाइडेड बाई 13। दूसरे में कहा जाए I1 - I2 तो 1 बाई 13 -5 बाई 13 दोनों जोड़ दिए तो 6 डिवाइड बाई 13। नेक्स्ट इसकी बात करें तो यहाँ पर I2 कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई 13। बस डायरेक्शन कहा जाए ये नहीं बल्कि इसके विपरीत होगा। तो यूज करते यहाँ पर बोल सकते हैं I1 - I2 और I2 इन ब्रांचों में प्रवाहित होने वाली धारा है। यही चीज एक बार फिर से देखें और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एक जमाने में IIT में भी आ चुका है। तो यूज करते हुए एम्स की बात भी कर सकते हैं। इसमें एम्स लाइक क्वेश्चन था जो कि पहले एम्स हुआ करता था, उसके लाइक क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है भाई, दो यहाँ पर क्लोज लूप बना रखे, जिन दो क्लोज लूप के साथ एक हमने यहाँ पर क्या है ब्रांच जोड़ रखी है और उसके बाद हमने आपसे कहा बताइए सबसे पहले ये जो दोनों के दोनों ब्रिज यानी कि ये जो लूप बना रखे इनको जोड़ने वाली जो यहाँ पर शाखा है उसमें धारा का मान क्या होगा। बाकी बात बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ धारा की बात की जाए तो इस डी और ई में धारा की बात की जाए, ये अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर लें तो क्वेश्चन का 90% पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो जैसे हमने कहा इस डी और ई इसके बीच में जो यहाँ पर ब्रांचेज लगी हुई है उस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 0। और क्यों 0, तो पहले भी बता चुके ऐसी कोई भी ब्रांच जिसमें कि धारा जाए लेकिन वापस लौटने का रास्ता ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि एक कोई यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर सर्किट बना दिया, उस सर्किट को बनाते हुए यहाँ पर एक दूसरा सर्किट बनाया
और उस सर्किट के बाद यहाँ पर कुछ और भी सर्किट बना के अब हम आपसे कहें यहां से अगर कोई भी करंट जाएगी, अगर जाएगी तो यहां पर उसे वापस लौट के आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस नोड से अगर कोई भी करंट यहां गई है तो इस नोड पर अगर करंट वापस नहीं आएगी तो इसका मतलब आवेश कोई ना कोई यहां पर क्या हुआ है, नष्ट हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि करंट की वैल्यू किसी भी जंक्शन पे क्या होनी चाहिए, आने वाली और जाने वाली बराबर। अब कोई ना कोई आवेश नष्ट हुआ है तो इसका मतलब आवेश संरक्षण के नियम को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता है। और नहीं हो सकता तो इसका तात्पर्य तो यही है कि कोई भी ओपन ब्रांच हो या कोई भी ऐसी ब्रांच जिसमें कि लौटने का रास्ता नहीं हो, उसमें धारा हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन यही पूछा था यहाँ पर, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो अगेन आपसे कहा जाए ऐसी कोई भी ब्रांच जिसमें कि रिटर्न पाथ नहीं हो, उस केस में कह सकते वहां पर करंट की वैल्यू जीरो होगी, चाहे उसमें वहां पर सोर्स लगा भी हो। सोर्स से मतलब बैटरी लगी हो चाहे बैटरी नहीं लगी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी, जीरो। बाकी दूसरा क्वेश्चन भाई ट्रेडिशनल पूछा है, दो इन बिंदुओं के बीच में आपसे कहा जाए विभवांतर का मान ज्ञात करें। नेचुरल सी बात, विभवांतर का मान ज्ञात करना है तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक आने का कोई भी एक रास्ता अगर हम सिलेक्ट कर लें और उसमें अभी अभी जो स्टडी किया उसके अनुसार समीकरण लिख दें तो अपने आप इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आ जाएगा। और इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर लिखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इन प्रतिरोधों को जो कि रास्ते में आए उनके लिए क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। करंट की वैल्यू बिल्कुल सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये क्लोज लूप है। जिस क्लोज लूप में जो करंट यहां से स्टार्ट होगी वही करंट यहां जाएगी, वही करंट यहां जाएगी, वही करंट यहां जाएगी और वही करंट यहां वापस आएगी, क्योंकि वहां तो जाने नहीं है। और अगर यही करंट इसमें सर्कुलेट हो गई तो कुल प्रतिरोध इस परिपथ में कितना हुआ, तो आंसर है 1 + 2 + 1 यानी कि 4 ओम का। बैटरी कितनी लगी, 20 वोल्ट की, तो धारा का मान कह सकते क्या हो जाएगा, B/R। आई का आंसर दे देगा। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ का परिपथ, उसमें भी कह सकते हैं कुल प्रतिरोध कितना लगा, 4 + 1 + 5 और बैटरी लगी 30 की। 30/ अगर हम कहें कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कर दें तो वहां भी धारा का मान आ जाएगा। और धारा का मान आ जाएगा तो उस केस में कह सकते हैं हम समीकरण लिख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं 1 बाई 1। तो अभी अभी जो बात बोली थी उसी के अनुसार ये कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 4, ये कितना है 20। तो इसमें करंट की वैल्यू बोल सकते हैं 20/4 कितनी हो गई, 5 एम्पियर। दूसरी तरफ यहां का जो कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कितना, तीनों जोड़ दिए 10 ओम, ये कितना है 30। तो यहां पर धारा का मान बिल्कुल कह सकते हैं कितना होगा, 30/10 यानी कि 3 एम्पियर। और ये अगर होगा तो यही बनाते हुए आपसे कहा जाए यहां पर डायग्राम बना दिया। और अब अगर हम आपसे कहें इस बिंदु B और G के बीच का बताइए विभवांतर, कोई भी रास्ता सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर ये लिया, इस रास्ते के थ्रू यहां जा रहे हैं, तो इस रास्ते के थ्रू यहां पर यहां से यहां पहुंच रहे हैं। तो ये रहा रास्ता, आपकी मर्जी, आप ऐसे 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 भी जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ता कोई सा भी होगा उत्तर परिवर्तित नहीं होगा। तो स्टार्ट करें, इस बिंदु से चले तो यहां पर जो विभव है वो हमें प्राप्त हुआ तो वही लिख दिया, गेन हुआ यानी कि +B∗B ये है। फिर उसके बाद का जो यहां पर आए तो यहां देखा करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, मींस लॉस हुआ कितना, 5 × 1। यहां पर भी कहा करंट का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, अगेन लॉस हुआ -5 × 2। तो एक साथ लिख दिया -5 1 + 2, क्लियर है। फिर उसके बाद यहां पर क्या मिली, बैटरी मिली, कहां जा रहा है, हायर से लोअर पर, मींस क्या हुआ, लॉस कितने का, -5 का, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर रेजिस्टेंस मिला, कोई ना लॉस ना कोई गेन, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आई बात समझ में। लास्ट यहां से फिर आगे बढ़े, यहां से फिर आगे बढ़े, ये रेजिस्टेंस और करंट का डायरेक्शन सेम, लॉस, और यहां पर भी क्या होगा, लॉस। तो ये लिखा -I कितना है, 3 एम्पियर × R 5 + 1, ये लिख दिया 6। पहुंच गया G बिंदु पर, यानी कि ये हो गया विभव G के बराबर। जैसे ही इसको लिखा उसको इस तरफ लेकर आए और सॉल्व किया, और सॉल्व किया तो यहां से कहा जाए आंसर कह सकते कितना गया, 38 वोल्ट के बराबर आ गया। तो दिख रहा है ये कितना, 15, ये कितना हो गया 18 और ये 5, तो 15 और 5 20 और 18 कितना हो गया 38 वोल्ट।
तो इसलिए आंसर कह सकते हैं इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का आंसर कितना हो जाएगा, 38 वोल्ट के बराबर होगा। बात क्लियर? अब फिर से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा केवीएल से ऊपर उठेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा केवीएल इतना ज्यादा आपको भी स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन किससे, केसीएल से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, इसको अभी जो पढ़ रहे थे इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन और आते हैं, उस शुरुआत में जो पढ़ा था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें करंट या वोल्टेज का डिवाइडेशन। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला देते हैं क्या था। अगर कभी भी प्रतिरोध इस तरह से जोड़ो जिससे कि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा एक समान हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, एक समान, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध देखे जाए तो उनके मध्य विभवांतर या विभव पतन का मान अलग अलग होता है, और उनके मध्य विभव पतन का मान अंश समानुपाती होता है उन प्रतिरोधों के मान के बराबर। ठीक, इसका मतलब श्रेणी क्रम करंट को डिवाइड नहीं करता है, ये विभव को या आपसे कहे वोल्टेज को डिवाइड करता है। जबकि इसी के विपरीत अगर हम आपसे कहें समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम का मतलब वहां पर जो भी प्रतिरोध है उनके सिरों के मध्य विभवांतर या विभव पतन का मान क्या होगा, एक समान, लेकिन करंट का मान कहा जाए वो क्या होगा, अलग अलग। और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। तो वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस करते हुए हम वहां से क्या कर सकते हैं, करंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब समांतर क्रम, इसका मतलब धारा को विभाजित करने वाला सर्किट है। तो यही दो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं 2-3 प्रॉब्लम्स के साथ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखकर आप समझेंगे यहाँ पर करंट का डिवाइडेशन या वोल्टेज का डिवाइडेशन किस तरह से करना है। तो पहला वोल्टेज के डिवीजन की बात कर लें, और इसी को यूज करते हमने क्या किया, कुछ प्रतिरोध लिए जिनको आपस में एक दूसरे से कुछ इस तरह से जोड़ दिया। अब हमने आपसे कहा यदि इस प्रतिरोध में धारा जो प्रवाहित हो रही वो 1 एम्पियर के इक्वल है, तो आपसे पूछा गया बताइए 1 ओम में, यानी कि M और N बिंदु के मध्य जो 1 ओम लगा है उसके मध्य जो भी यहां पर विभव पतन होगा उसका मान बताइए क्या होगा। ठीक, अब जैसे ही क्वेश्चन आया, यहां आपसे कहे दिमाग में कभी कभी आता है यहां करंट सॉल्व करके यहां से फ्लो करके यहां करंट की वैल्यू डिफाइन कर दे, बट ये सर्किट यहां से कनेक्ट है, इसका मतलब यहां जो करंट होगी वही सारी की सारी यहां नहीं आएगी, बल्कि करंट क्या होगी, डिवाइड भी हो सकती है। इसीलिए करंट का डिवाइडेशन करने की सिली मिस्टेक मत करें, जो बोल रहे वैसे प्रोसीड करें। कैसे भाई, तो अगेन आपसे कहे 4 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है, 1 एम्पियर। नीचे जो प्रतिरोध लगा उस प्रतिरोध 1 ओम में आपसे कहे जो विभव का पतन के कारण से जो इन दो बिंदुओं के विभवांतर उत्पन्न होगा वो बताइए कितना होगा। देखते चलना भाई, जैसे हमने आपसे कहा क्वेश्चन की बात की जाए, अगेन ये जो रेजिस्टेंस लगा है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो ये हमसे कहे कितना दिखा, दैट इज इक्वल टू 4 ओम के बराबर। इसके साथ ये किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में ये कितना है, 3 ओम। फिर हम आपसे कहीं यहां पर यूज करते नीचे जो रेजिस्टेंस लगे उनको भी देखिएगा जरा। ये जो नीचे रेजिस्टेंस लगे ये भी इसके साथ किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। 0.5 का मतलब 1/2 1/2 किस में आ गया, यहाँ पर समांतर में। तो इसका मतलब इसका संयोजित किया जाए तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। और फिर इसके बाद कितना प्रतिरोध लगा है, तो ये लगा है कितना, 1 ओम। और ये यहाँ पर कहा जाए इसके साथ फिर कनेक्ट है, मतलब तो मतलब ये हुआ वास्तव में ये कहा जाए तीनों की तीनों जितनी ब्रांचें दिख रही है सब एक दूसरे की किस में कनेक्ट है, समानता में। यानी कि जो यहाँ पर विभव में अंतर इस 4 ओम रेजिस्टेंस के सिरों पर होगा वही 3 ओम के अक्रॉस भी होगा, और वही 1 + 1/4 के अक्रॉस भी होगा। बात समझ में आ रही ना, तीनों के तीनों किस में दिख रहे हैं, समांतर में। मतलब तो अगर इसमें करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस जो यहाँ पर विभव पतन के कारण से विभवांतर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 वोल्ट के बराबर। तो इस 3 ओम के अक्रॉस भी कितनी होगी, 4 वोल्ट के बराबर, और इसके अक्रॉस भी कितनी होगी, 4 वोल्ट के बराबर ही होगी। आई बात समझ में। और अब अगर हम आपसे कहें ये 4 वोल्ट के बराबर होगी नीचे वाले पार्ट में, तो इस पहले प्रतिरोध में अगर इसका भाग V1 यहाँ पर आया और इसका भाग V2 यहाँ पर आया तो ये बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 और 1 ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में। अर्थात ये जो यहाँ पर यूज करते V1 V2 की बात की है, इसका यहाँ कह सकते 1/4 अनुपात 1 होगा, या लिख सकते 1/4 होगा। और हम सबको पता है
अगर कभी भी अनुपात पता है तो उस केस में वैल्यू तो लिख सकते हैं अनुपात डिवाइडेड बाय अनुपात का योग मल्टीप्लाइड बाय कुल संख्या, यानी कि फिर से कहा जाए 4 वोल्ट, मीन 16/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार देखें, वोल्टेज का डिवीजन करना सिखाया है। फिर से वोल्टेज कब डिवाइड होता है, जबकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनके अक्रॉस जो भी विभांतर होता है वो उनके प्रतिरोध की क्या होगा, समानुपाती है। वही किया और यूज किया। तो देखते हैं फिर से, तो ये आपसे का जो यहाँ पर यूज करते, यहाँ हमने फिर से डायग्राम की बात की, तो इसके अक्रॉस 1 × 4 कितना आएगा, तो यही लिखा कितना 4 वोल्ट के बराबर, यही हुआ। ये 4 वोल्ट, तो यहाँ पर नीचे वाली ब्रांच इसमें भी क्या होगा 4 वोल्ट के ही बराबर होगा, तो ये लिखा है 4 वोल्ट के बराबर। ये 0.5 ये 0.5 मिलके कितना हो गया 0.25, और ये कितना हो गया 1 ओम। अब अगर हम आपसे कहें इस 0.25 के क्रॉस V1 इस 1 के क्रॉस V2 तो लिख सकते हैं V1 अनुपात V2 इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाई 1, मतलब 1/4। और यही यहाँ पर यूज करते, अगर हम आपसे कहें V2 का मान या V1 का मान ज्ञात करो, तो V1 का मान या V2 का मान डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। V2 बराबर क्या हुआ, अनुपात डिवाइडेड बाय अनुपात का योग मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट मीन्स कितना जगह 3.2 वोल्ट के बराबर। जरूरत नहीं V1 सॉल्व करने की, सिर्फ V2 ही सॉल्व करना था, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं V2 बराबर 4 डिवाइड बाई 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। आगे बात समझ में, तो बहुत इजी सा तरीका है जिसको हम यूज करते हैं। एक लास्ट इसी को या सेकेंड लास्ट एक क्वेश्चन और यूज करें। अभी अभी बोला वोल्टेज कब डिवाइड होता है, श्रेणी क्रम में, और करंट कब डिवाइड होती है, तो समांतर क्रम में। तो फिर से ले लिए समांतर क्रम, और यूज करते हुए आपसे बोला गया 2 कोई अमीटर यूज किए गए। जिन अमीटर को यूज किया गया उनके साथ कुछ रेजिस्टेंस यूज किए गए, और उसके साथ एक बैटरी यूज की गई कितनी 5 वोल्ट की, और बोला इन 2 अमीटर की रीडिंग बताई। तो आपको भी दिख गया होगा, इजी सी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से वोल्टेज और करंट डिवाइड होती है। और इस सीधे सिंपल से क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना लिखा है 5 वोल्ट। यहाँ सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना लगा, ये लगा 5 ओम। देन यहाँ पर एक अमीटर लगा है जिसकी वैल्यू की बात करें क्या डिफाइन करनी है। फिर उसके बाद फिर अगर हम आपसे कहें ये 5 और ये 5, ये 5 और ये 5 दोनों किसमें समांतर क्रम में, इसका मतलब ये दोनों मिलके यहाँ किसके बराबर हो गए 5/2, यही आ रहा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एक अमीटर लगा है, जिस अमीटर की बात करें ये क्या रहा है A2, और फिर से 5 और 5 समांतर में, मतलब ये कितना हो गया 5/2, यही हुआ। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और फिर से समझते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने क्वेश्चन, और फिर से बोला अगर ये सर्किट जिसको कि सामने डायग्राम में दिखा रखा रेड कलर से, बताओ इसमें अमीटर A1 और A2 की रीडिंग क्या होगी। इजी क्वेश्चन, सिर्फ करंट का क्या करना है डिवाइडेशन, और करंट का डिवाइडेशन बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हम सबको इतना सा पता है, आगे पढ़ेंगे भी, कि अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका आइडियली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना लेते हैं 0, अर्थात ये वर्क करता है किसकी तरह, एक शॉर्ट सर्किट या वायर की तरह। और वायर की तरह अगर बिहेव करता है तो यहाँ तो किसी तरह की किसी भी विभव का पतन नहीं होना है, तो कोई लॉस नहीं होना है। अब ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ अगर हम आपसे कहें बताओ किस तरह जुड़े हुए हैं, आंसर है समांतर क्रम में। और अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उस केस में कह सकते हैं ये अगर 5 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा 5 वोल्ट ही होगा, इसके अक्रॉस भी क्या होगा 5 वोल्ट ही होगा, और इसके अक्रॉस भी क्या होगा 5 वोल्ट। ये अगर इसका उच्च विभव है तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आपको कहा जाए इस 5 ओम के अक्रॉस उस 5/2 अक्रॉस विभव पतन पता है कितना होगा 5 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू, तो इस 5 वोल्ट विभव पतन के कारण से यहाँ करंट क्या होगी, I बराबर क्या लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R 5/5, यानी कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर। फिर हम आपसे कहें यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी 5/5/2 यानी कि 2 एम्पियर। यहाँ अगर हम आपसे कहें तो करंट की वैल्यू क्या होगी 2 एम्पियर। देखो पोलैरिटी के हिसाब से करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ वही बना है। अब ये अगर 2 एम्पियर 1 एम्पियर करंट है, बस इसी को आगे बढ़ाते जाइए। तो देखिए यहाँ पर ये 2 एम्पियर, यहाँ पर अगर ये करंट है तो करंट अगर ये 2 एम्पियर है तो अमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मापन करता है। तो इस A2 से अगर हम आपसे कहें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो आंसर आ गया कितना
दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। एक आंसर भी सॉल्व हो गया। अब आई बात किसकी, A1 की। तो देखते चले, ये 2 एम्पियर करंट यहां पर आए, यहां से 2 एम्पियर करंट ये आई, इस नोड पर यहां से 2 एम्पियर आ रही और यहां से 2 एम्पियर आ रही, मिलकर यहां कितने आएगी 4 एम्पियर, और यही 4 एम्पियर यहां से आगे जाएगी इस 1 के साथ मिलकर यहां पर कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। बात क्लियर ना, इससे बात नहीं करनी, A1 से बात करनी है। और A1 से बात करनी तो A1 फिर से देख रहा हूं, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, 4 एम्पियर। तो इस A1 की बात की जाए तो इस A1 से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी जाएगी, 4 एम्पियर। आई बात समझ में। तो आंसर का जो रीडिंग, तो A1 की क्या हो जाएगी 4 एम्पियर और A2 की कितनी जाएगी 2 एम्पियर। एक बार फिर देख लें, यही चीज यहां पर डिफाइन की, और डिफाइन करते आपसे कहा जाए 5 5 5 1 1 1 1 करके अलग अलग दिखा दिया, और उसी को यूज करते यहां आपसे कहा जाए तो ये 3 और 1 यहां से कितने हो गई, ये 4 एम्पियर, यहाँ 1 और 1 यहां से कितने हो गई, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आ रहा है ना, यानी कि इस A1 की रीडिंग कितनी हो गई, दिस इज 4 एम्पियर, और A2 की रीडिंग कितनी हो गई, आंसर इज 2 एम्पियर। तो आंसर आ गया 4 एंड 2 एम्पियर। ठीक, एक लास्ट टाइम फिर से देखते हैं और फिर समझते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 और 4 ओम, 3 और सबसे लास्ट दिख रहा है 4 ओम, इसके जो प्रतिरोध आपने लगा रखे, उन प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। अगेन क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, करंट डिवाइजेशन पर। और करंट का डिवाइजेशन पर अगर हम आपसे क्या न्यूमेरिकल लिया है तो देखते चलना, फिर से सॉल्व करते। ये 2, ये 4, ये 2 कितना हो गया, तो ये तीनों के तीनों किस में कनेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में, मीन्स कितना हुआ 8 ओम। ठीक, जैसे हमने कहा ये 8 ओम, इसी को यहां बनाते हैं, तो ये इसका मतलब यहां पर डायग्राम का जाए तो ये क्या बना यहां पर, तो ये दिख रहा है कितना 9 वोल्ट। यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू का जाए कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू 3 ओम। ये कितना हो गया, तो ये लिखा है कितना 2 ओम। ये रेजिस्टेंस का जाए कितना हो गया, तो ये दिख रहा है कितना 8 ओम के बराबर है। फिर से यहां लगा देते हैं, ये कितना 2 ओम, ये कितना 2 ओम। यहां अगर हम आपसे कहें ये कितना हो गया, तो ये दिख रहा है कितना 8, और ये जो सॉल्व हो करा है ये भी कितना हो गया 8 के इक्वल। यही हुआ। अब जैसे हमने कहा यहां पर ये 8 और 8 था, तो उसके बाद फिर देखा ये 8 और ये 8 किसमें कनेक्ट है, समांतर में, कितना हो गया 4। ये 4, ये 2 और ये 2, मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट सिंप्लीफाई करे, ये 8, ये 8, ये 2, ये 2 मिलकर फिर से देखो 8 और 8 पैरेलल में 4, 2 और 2 उसके साथ श्रेणी क्रम में, फिर से कितना हो गया 8। मतलब यही सर्किट फिर अगर हम आपसे कहें तो यहां दिख रहा है ये कितना हो जाएगा 3 ओम, ये कितना दे रखा है, ये 2 ओम, ये यहां पर का कितना दिखा रखा है 8 ओम, और इसके साथ फिर ये रेजिस्टेंस कितना दिखा रखा है, अगेन 8 ओम। यही सॉल्व हो करा है, और ये बैटरी कितनी है 9 वोल्ट के बराबर। अब जैसे ही इसको यूज किया, फिर एक बार लास्ट सिंप्लीफाई ओरली करते हैं और देखते हैं। तो 8 और 8 किस में आ गए, समांतर क्रम में 4, ये 4, ये 3 और ये 2 किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब 4 + 3 + 2 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 9। और 9 ओम अगर R इक्विवेलेंट का मान है, R इक्विवेलेंट का मान अब ये भी आपके साथ सॉल्व किया कितना 9 ओम के बराबर है। बैटरी कितनी लगी है 9 वोल्ट की, तो इसका मतलब इस बैटरी से जो करंट प्रवाहित होगी उस करंट की वैल्यू कह सकते I बराबर कितना हो जाएगा 9 / 9 मीन्स कितना हो गया 1 एम्पियर। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये 1 एम्पियर करंट यहाँ आई, बैक चलते जाएंगे ध्यान से, ये 1 एम्पियर करंट यहाँ आई, तो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से आगे गई हो। अब ये 1 एम्पियर करंट जैसी आगे गई, आगे क्या मिले 8 और 8 ओम के 2 रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये करंट यहां पर बराबर बराबर विभाजित होगी, यानी कि यहां से 1/2 यहां गई और यहां पर भी 1/2 चलेगी। यही हुआ ना। अब यही 1/2 फिर से बेक आ जाए और फिर से देखें, ये 1/2 जैसी यहां पर आपसे कजे आगे बढ़ी, देखो यहां से यहां कितनी दिखी 1 एम्पियर, यहां कितनी दिखी 1/2, यहां भी कितनी दिखी 1/2, यही ना। फिर ये 1/2 जैसी आगे बढ़ी तो आपको देखा ये 1/2 इस 8 और 8 में बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, फिर डिवाइड इक्वल होगी, तो इसमें कितनी आ जाएगी 1/4, इसमें भी कितनी आ जाएगी 1/4। यही हुआ। और ये 1/4, ये 1/4 फिर आगे जाएगी, तो आगे जाएगी तो 2, 4, 2 यही थे जिसमें कि करंट की बात करनी थी, सॉल्व होकर आंसर दे देगी।
तो यही चीज यहाँ सॉल्व होकर आंसर दे दिया और आंसर भी आ गया 1/4 और 1 एम्पियर। तो एक बार फिर से देख लें, तो यूज करते यहाँ पर 242 इधर ही दिखा रखा, कितना हो गया 8, ये 8 और ये 8 कितना हो गया 4, 4 2 और 2 फिर से कितना हो गया 8, ये सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये 8 और ये 8 कितना हो गया 4, 4 3 एंड 2 9, तो 9 डिवाइड बाई 9 कितनी हो गई करंट 1। अब ये 1 यहां से आई तो 1/2 यहां आ गई और 1/2 यहां आगे चलेगी। ये 1/2 यहां से आगे गई तो इसका आधा 1/4 इधर आ गया, 1/4 इधर आ गया और 1/4 इधर आया। तो यही अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि 3 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हुई, आंसर है 1 एम्पियर। और इस 4 ओम में धारा कितनी प्रवाहित हुई, 1/4 एम्पियर। बात समझ में आ गई। तो करंट का डिवीजन का जाए यहाँ पर करना सीखा और फिर से लास्ट समराइज कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान एक समान होता है, जबकि जो वहां पर प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके सिरों पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। वह विभवांतर या विभव पतन उन प्रतिरोधों के मान के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दूसरी बात, अगर हम आपसे कहें समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हैं उनके सिरों पर विभव पतन का मान एक समान आता है, जबकि धारा जो प्रवाहित होती है वो अलग अलग होती है और साथ के साथ उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर अपने आप उसी तरह से डिफाइन करते हुए KCL, KVL और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप यूज कर सकते हैं।